हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी से मई तक के सारे करंट अफेयर को। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 2 और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य ट्रेनों की चपेट में आने से किस राज्य में सर्वाधिक हाथियों की मौत हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में सर्वाधिक हाथियों की मौत हुई है। और ये अगर आपसे पूछे कि डेटा जारी कौन किया है तो याद रखिएगा ये जारी किया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब हाथी जब न्यूज़ में है तो आप हाथी से याद रखिएगा कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1992 में। और हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी है, इसे भी आप याद रखिएगा। और एक पुस्तक है हाथी के ऊपर, एलिफेंट इन द वूम। इसकी लेखिका कौन है? वो है कल्की कोच्चिन। तो आप इतनी बातों को याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने सिमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान देश ने एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जिसका नाम है सिमोर्ग। अगर बात करें विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की तो वह है फुकागू, ये जापान का है। आप इसे याद रखिएगा, ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष। और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखिएगा परम 8000। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये फरजाद बी परियोजना क्या है, कहाँ है, इसको भी हम समझेंगे। और ये किससे संबंधित है? तो ये है ईरान देश से संबंधित है। ईरान देश ने फरजाद बी से भारत को बाहर कर दिया है। अगर पूछे आपसे कि फरजाद है कहाँ, आपसे लोकेशन पूछ ले प्रॉपर कि फरजाद बी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये देखिए ये है ईरान देश और इसके दक्षिण पश्चिम में है पर्शियन गल्फ, यहीं पे है फरजाद बी। दूसरे वाले मैप में आप देखिए ये दिख रहा है आपको फरजाद बी, तो इसका लोकेशन पूछे तो याद रखिएगा ये पर्शियन गल्फ में जो ईरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो इसी फरजाद बी से भारत को ईरान ने बाहर कर दिया है। और अब जब ईरान की बात आई है तो ईरान से याद रखिएगा कि 2 फरवरी 1971 में यहाँ पे रामसर साइट कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम आर्द्र दिवस मनाते हैं। अगर पूछे कि भारत में कितने आर्द्र भूमि है तो याद रखिएगा वो है 42। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 169 में राज्य विधान परिषद का। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए ये देखिए विधानमंडल है। अगर पूछे आपसे कि विधानमंडल का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है तो 168, विधान परिषद का तो ये है 169। और अगर पूछे आपसे कि विधानसभा का किस अनुच्छेद में वर्णन है तो वो है 170। और अब हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की, तो याद रखिएगा भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तेलंगाना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तो यहाँ भी विधान परिषद था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साजी MNG को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें मिला क्यों है? तो ये अपने खेतों में 200 से अधिक फसलों का संरक्षण कर रहे थे। और बात करें इस भारतीय जैव विविधता पुरस्कार की तो याद रखिएगा ये 2 श्रेणियों में मिलता है। एक मिलता है व्यक्तिगत श्रेणी में और दूसरा मिलता है संस्थागत श्रेणी में। तो ये जो साजी MNG हैं उनको व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। अब व्यक्तिगत श्रेणी में याद रखिएगा 2 लाख रुपए मिलते हैं और संस्थागत श्रेणी में 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो आप इन बातों को भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट सेमेक ज्वालामुखी में उद्गार देखा गया है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया में स्थित है माउंट सेमेक ज्वालामुखी। इसको हम मैप में देखते हैं, ये देखिए ये है इंडोनेशिया और यही है माउंट सेमेक ज्वालामुखी। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? वो है जकार्ता। और पूछे किस द्वीप पे स्थित है तो इसको हम कहते हैं जावा द्वीप। इसको हम दूसरे मैप पे देखते हैं, ये यहाँ देखिए ये है जकार्ता और इस द्वीप को हम कहते हैं जावा द्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला डायनासोर संग्रहालय कहाँ खोला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में देश का पहला डायनासोर संग्रहालय खोला गया है।
ये गुजरात के महिसागर में खोला जाएगा। और ध्यान रखिएगा, गुजरात में एक फेमस बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है दीन दयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और गुजरात राज्य में ही रेल यूनिवर्सिटी खोलेगा गुजरात के बड़ोदरा जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी को एटीने ग्लीच पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत देश को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार आप याद रखिएगा कि एटीएन ग्लीच के नाम पर रखा गया था, जो 1966 से 1984 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सचिव रहे थे। अब अंतर्राष्ट्रीय महासंघ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप याद रखिएगा, जैसे इसका मुख्यालय लुसाने कहाँ, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1924 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है नरेंद्र बत्रा जी। और ये हॉकी शुरू कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1971 में शुरू हुआ था, और ये हर 4 साल में एक बार होता है। ये पिछली बार 2018 में हुआ था भारत में ही, और आगामी या आने वाले समय में कब होगा? तो ये 2023 में भारत में ही होगा। और इसी को देखते हुए भारत के उड़ीसा जिले में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो आप इसे याद रखिएगा, जिसकी क्षमता कितनी होगी? 20,000 इसकी क्षमता होगी। और अगर आपसे पूछे कि ये जो हॉकी विश्व कप होता है उसका टाइटल सबसे ज़्यादा किसने जीता है? तो याद रखिएगा 4 बार जीता है पाकिस्तान ने। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत ने इस टाइटल को कितनी बार जीता है। किस भारतीय कोरियोग्राफर को विश्व कोरियोग्राफी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सुरेंद्र मुकुंद जी। ये देखिए, ये है सुरेंद्र मुकुंद, इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब याद रखिएगा कि ये जो विश्व कोरियोग्राफर पुरस्कार है, इसको हम डांस का ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। और इन्हें यह अवार्ड मिला क्यों? तो याद रखिएगा, ये अमेरिका टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है इन्होंने। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इंद्रावती नदी पर विकसित की जा रही है। और ये बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कहाँ बन रहा है? तो याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य में बन रहा है। और ये इंद्रावती नदी की बात करें तो ये याद रखिएगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो ने सबसे बड़े इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण करने की घोषणा की है। तो ये देखिए, ऐसा कुछ बनेगा केबल सिस्टम। बात करें रिलायंस जियो की, तो इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2007 में। और इसके फाउंडर कौन है? वो है मुकेश अंबानी जी। और अगर आपसे पूछ ले कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो याद रखिएगा आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। हमारा अगला प्रश्न है, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है। और पूछ ले कि ये किस योजना के तहत चलाया गया, तो वो है संजीवनी योजना के तहत चलाया गया, इसे आप याद रखिएगा। और राजस्थान से याद रखिएगा, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है, आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यूएई और इजराइल की मध्यस्थता करने वाला कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश ने 2020 अगस्त में इन दोनों की मध्यस्थता की थी। अगर आपसे पूछे कि कहाँ इसकी मध्यस्थता हुआ था, तो याद रखिएगा वाशिंगटन में इसकी मध्यस्थता हुई। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, जैसे यूएई यह समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश है और तीसरा अरब देश। अब जब ये तीसरा अरब देश है, तो इससे पहले दो और कौन है? तो पहला है मिस्र, जिसने 1979 में समझौता किया था, और दूसरा है जॉर्डन, जिसने 1994 में यह समझौता किया। और ये तीसरा बन गया है देश संयुक्त अरब अमीरात, जिसने 2020 में यह समझौता किया है। हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश द्वारा यह पुरस्कार मिला है। अब अगर आपसे पूछे कि ये किसे दिया जाता है ये अवार्ड, तो याद रखिएगा, ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया जाता है। किसी अमेरिकी सेना के अफसर को दिया जाता है, या अमेरिका देश में कुछ बेहतरीन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, और तीसरा किसी दूसरे देश के प्रमुख को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, मोदी जी को इसी कैटेगरी में अवार्ड मिला है।
और यूएसए से आप याद रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए से ही लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्था करम्बुकुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केन्या की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है ये। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। और पूछे आपसे कि अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, तो याद रखिएगा वो है 33+1। जो 33 होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक जो होते हैं वो सीजीआई होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि अभी करंट में कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हैं 27, जिनमें से 26 जो है वो है पुरुष और एक सिर्फ है महिला। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। ये देखिए, ये है केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, रूस के द्वारा दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उसका नाम है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक लाइट भी रूस की ही कंपनी है, जिसे वो स्पुतनिक वी के बाद लॉन्च किया था। स्पुतनिक लाइट याद रखिएगा ये सिंगल डोज कोवैक्सीन है। हमारा अगला प्रश्न है, बल्फोर घोषणा का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल और फिलिस्तीन से। अगर आपसे पूछ ले कि ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1917 में हुआ था। अब ये बल्फोर घोषणा न्यूज में क्यों है, तो याद रखिएगा इजराइल और फिलिस्तीन का जो अभी संघर्ष चल रहा है, इसके वजह से ये न्यूज में है। अब इजराइल से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। देखिए इस मैप में, ये देखिए ये है इजराइल। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले एग्जाम में कि डेड सी किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा जॉर्डन और इजराइल के बीच है डेड सी। और इजराइल के पूर्व में है वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम में है गाजा ट्रिप। और इसी गाजा ट्रिप में है हमास, जिसे इजराइल ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रवि गायकवाड़ जी को यह पुरस्कार मिला। अगर आपसे पूछे कि किस लिए मिला, तो इन्हें यह पुरस्कार सड़क सुरक्षा के लिए मिला है। ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के हेड हैं महाराष्ट्र के। और ध्यान रखिएगा कि ये जो नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार है, वो मानवता की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। और नेशनल मंडेला से आप याद रखिएगा कि ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। और याद रखिएगा कि विश्व के सिर्फ 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। पहले हैं नेशनल मंडेला और दूसरे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिन्हें हम सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में कूनो नेशनल पार्क स्थित है। अब ये न्यूज में क्यों है? नवंबर 2021 में अफ्रीका से जो चीते लाए जाएंगे वो कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे, इसलिए ये न्यूज में है। बात करें भारत के पहले नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी हैली नेशनल पार्क के नाम से। और इसका नाम बाद में बदल के 1970 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा इसी पार्क में पहली बार 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और वर्तमान में 104 नेशनल पार्क है भारत में। अब आप बताइए कि जो 104 नेशनल पार्क हैं उनमें से कितने को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है? हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी में सिख धर्म के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। ये सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये 10वें नंबर के गुरु हैं। और ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। इसके बाद जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इससे हमेशा के लिए गुरु बना दिया गया। और बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की, तो ये खालसा पंथ की शुरुआत इन्होंने ही की थी। और याद रखिएगा जो पहले गुरु हैं वो हैं गुरु नानक जी, दूसरे हैं गुरु अर्जुन देव जी और 9वें हैं गुरु तेग बहादुर जी। आप इन तीनों को भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सिलीगुड़ी ढाका रेल सेवा किस देश के साथ शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ सिलीगुड़ी ढाका रेल सेवा शुरू की गई है। ये शुरू कब की गई? तो ये 26 मार्च को शुरू की। अगर आपसे पूछे कि इसी दिन क्यों शुरू की गई, तो ध्यान रखिएगा 26 मार्च को ही बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और ये बांग्लादेश के ढाका से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक चलेगी। और इससे पहले 2 और जो रेल चल चुकी है, पहला है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरा है बंधन एक्सप्रेस। तो आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने चिराग योजना लागू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ये समझौता हुआ है। 10 करोड़ डॉलर का ये समझौता हुआ है। और ये कितने वर्षों के लिए हुआ है? तो याद रखिएगा 23 वर्षों के लिए ये समझौता
हुआ है। अब बात करें योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार के लिए ये योजना चलाया जा रहा है। और ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, आप मैप में देखिए, ये देखिए बस्तर का इलाका है, इस इलाके में ये योजना चलाया जाएगा। अब बात करें छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों के साथ सीमा की, तो देखिए इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा लगती है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में डाकुओं पर आधारित पुलिस संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में यह संग्रहालय स्थापित होगा। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के भिंड में ये बनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो युवा हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है ताकि इनका झुकाव नक्सली हिंसा की तरफ न हो। और बात करें इस संग्रहालय में दिखाया क्या जाएगा, तो जो पुलिस शहीद हुए हैं उनकी कहानी दिखाई जाएगी, और साथ ही जो डकैत आत्मसमर्पण कर चुके हैं उनकी भी कहानी दिखाई जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय कार्यकर्ता को अमेरिका प्रशासन ने भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजलि भारद्वाज जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये पुरस्कार मिला क्यों है, तो ध्यान रखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान एक महिला सौम्या संतोष की मौत हो गई, जिन्हें इजराइल में मानव नागरिकता देने का फैसला किया गया है, वो किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये भारत के केरल राज्य से संबंधित है। और जो सौम्या संतोष जी हैं वो इजराइल में नर्स थी, आप इन्हें भी याद रखिएगा। अब ये मानद पुरस्कार इजराइल देता किसे है, तो ध्यान रखिएगा, विश्व का कोई भी व्यक्ति इजराइल में अच्छा काम करता है तो इजराइल उसे मानद पुरस्कार से सम्मानित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने 100 वर्ष पूरे किए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य की विधानसभा ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये 7 फरवरी 2021 को इसकी पहली बैठक हुई थी। अब बात है बिहार राज्य की, तो इसकी सीमा देख लीजिए आप, उत्तर में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है, उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और दक्षिण में इसकी सीमा झारखंड, और पूर्व में इसकी सीमा वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत की शुरुआत किसने की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी शुरुआत की थी। ये पुस्तक 1896 में प्रकाशित की गई थी। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इस पुस्तक की, तो ये न्यूज़ में है। और स्वामी विवेकानंद जी से आप याद रखिएगा कि 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और 1893 में इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, IBM की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश में सर्वाधिक साइबर हमले हुए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान देश में सबसे ज़्यादा साइबर हमले हुए हैं। और अगर आपसे पूछे कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो ये देखिए जापान की राजधानी टोक्यो। अगर आपसे पूछे कि ये टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा होन्शु द्वीप पर स्थित है, और ये जापान की सबसे बड़ी द्वीप है। और जापान से आप एक और बात याद रखिएगा, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी, उन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के राउरकेला में ये बनेगा। और इसकी जो दर्शक क्षमता है वो है 20,000, आप ध्यान रखिएगा। और ये बनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का, वो उड़ीसा में ही, इसलिए इसको ध्यान में रख के ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत की पहली समुद्र के अंदर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई शहर में इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, ट्रैफिक को कम करना इसका मेन मोटिव है। और अगर आपसे पूछे कि पानी के अंदर पहला मेट्रो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है कोलकाता। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़वार परियोजना के तहत कितने राज्यों को इसके जल का लाभ प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस परियोजना से 6 राज्यों को जल का लाभ प्राप्त होगा। अब ये परियोजना के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं।
ये उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जा रहा है। यमुना नदी पर लकड़वार बहुउद्देशीय परियोजना को वर्ष 1976 में तात्कालिक केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी, लेकिन वो बहुत सारे कारणों से चालू नहीं हो पाया। बहुत कारणों से चालू नहीं हो पाया। कभी एनजीटी ने मना कर दिया, कभी वहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके कारण ये बार बार ये प्रोजेक्ट रुकता रहा। तो अभी चर्चा में क्यों है? तो एनजीटी ने फिर से काम शुरू करने का आदेश दे दिया, इसलिए चर्चा में है। और वो जो 6 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जिनको पानी मिलेगा? तो याद रखिएगा, वो उत्तराखंड समेत हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पेयजल व सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये केरल राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। ये देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब जब केरल न्यूज में है तो याद रखिएगा, ये देखिए, ये है तिरुवनंतपुरम और यहीं पे इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और बात करते हैं इसके राज्यों की सीमा के साथ, तो देखिए एक दो ही सीमा इसकी लगती है राज्यों के साथ, एक तमिलनाडु और एक है कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई एम एंड आई विल। ये विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम है। और ध्यान रखिएगा, यह थीम 2019 से 2021 तक के लिए रखी गई थी, जो इस साल भी कायम है। और ये जो विश्व कैंसर दिवस है वो 1993 से मनाया जा रहा है, हर वर्ष 4 फरवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय माथुर जी आईएसए के नए महानिदेशक हैं। अब आईएसए के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो 2015 में इसकी स्थापना होती है। जो कॉप 21 है इसमें इसकी स्थापना होती है इंडिया और फ्रांस के सहयोग से। और ये कॉप क्या होता है आप याद रखिएगा, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है उसे हम कॉप कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो गुरुग्राम में है। और इससे याद रखिएगा कि ये विश्व का पहला ऐसा मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है जो भारत में स्थित है। इससे पहले कोई भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नहीं था। अब बात करते हैं कि इनके सदस्य कौन होते हैं। तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले जो देश हैं, ये जो कर्क रेखा और ये जो मकर रेखा के जो बीच देश हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। इन्हीं में स्थित जो देश हैं वही इसके सदस्य होते हैं। और इस संस्था का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। और जब कॉप की बात आई है तो आप याद रखिएगा कि अभी रिसेंट में कौन सा कॉप हुआ है? तो वो 25वां कॉप हुआ है 2019 में। ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है स्पेन में। और अगला 2026 में कहाँ होगा? कॉप 26, तो वो याद रखिएगा, तो वो ग्लासगो में होगा, आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक आईएनएस राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे किस देश द्वारा लिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे रूस द्वारा लिया गया था। और इसे शामिल कब किया गया था? 1980 में। और 41 वर्ष बाद इसे सेवा मुक्त किया जा रहा है। और पूछे कि कहाँ से सेवा मुक्त किया जाएगा? तो याद रखिएगा, विशाखापट्टनम से इसे सेवा मुक्त किया जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि ग्रेट ओल्ड लेडी किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, वो आईएनएस विराट को कहते हैं ग्रेट ओल्ड लेडी। हमारा अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी को इसका चेयरमैन चुना गया है। और ध्यान रखिएगा, अब तक सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री इसके ट्रस्टी बनाए गए हैं। पहले हैं मोरारजी देसाई और ये अब दूसरे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अब कुछ सोमनाथ मंदिर के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आप जान लीजिए। जैसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में इसे माना जाता है। और इतिहासकार का माने तो 17 बार इसे नष्ट किया जा चुका है और हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। और याद रखिएगा, 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को लूटा था। ये देखिए, ये है सोमनाथ मंदिर और ये गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है। यह 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो मौसम विज्ञान है, यह देश का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र है, आप ध्यान रखिएगा। यह लेह में स्थापित किया गया है
और मौसम विज्ञान केंद्र हिमालय में स्थित दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थापित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू करने की घोषणा किस बैंक ने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बंधन बैंक ने ऐसी अकाउंट खोलने की घोषणा की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ कार्यरत सेना के जो जवान हैं उन्हीं के लिए अकाउंट खोला जाएगा। और इसके कुछ फायदे हैं, जैसे जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलेगा, खाते में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि पर 6% तक का ब्याज भी मिलेगा, और अगर सेना के जवान की आकस्मिक मृत्यु होती है तो इसे 30 लाख रुपए का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। अब बात करते हैं हम बंधन बैंक की। तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? वो है चंद्रशेखर घोष। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहले स्थान पे कौन था? वो अमेरिका, दूसरे पे रूस और तीसरे पे चीन, और चौथे पे कौन है? वो है भारत। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो कैसी सूची जारी करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये ताकतवर सेनाओं की सूची जारी करता है कि विश्व में किस सेना की ताकत कितनी है। और ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर किसी देश की सैन्य ताकत के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर ये सूची तैयार करता है, जैसे रक्षा बजट पे कितना खर्च हुआ है, जैसे आधुनिक हथियार कितने हैं उस सेना के पास। और ध्यान रखिएगा, इस सूची में कुल 133 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान चौथा है। हमारा अगला प्रश्न है, रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये चिनाब नदी पर विकसित की जा रही है। और पूछे कि किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी जो आधारशिला है वो जो 2013 में रखी गई थी, लेकिन विवादों के कारण ये चालू नहीं हो पा रहा था। अब केंद्र ने 5,282 करोड़ रुपए दिए हैं इस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए, और 60 महीने के अंदर इसे चालू किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको कहते हैं ITBP। ये प्रतियोगिता कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, गुलमर्ग के अंदर हुआ। और उप विजेता ध्यान रखिएगा लद्दाख रहा। और अगर आपसे पूछे कि इससे पहले जो 9वां प्रतियोगिता हुआ था वो किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी रेड ने 9वें राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता को जीता। अब ITBP ने इस प्रतियोगिता को जीता है, तो ध्यान रखिएगा ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को होती है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ITBP के जो DG हैं वो SS देसवाल जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के साथ कितने और देशों को 2021 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 और देशों को पाकिस्तान के साथ ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अगर आपसे पूछ ले कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कितने लिस्ट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 लिस्ट होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है ग्रे। और अगर आपसे पूछ ले कि ब्लैक लिस्ट में किसी भी देश को रखा गया है या नहीं रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 2 देश हैं, एक है ईरान और एक है उत्तर कोरिया। बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस प्लायर जी हैं। और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? तो 39 सदस्य हैं। और इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? वो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय सांपला जी इस आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दोनों के लिए एक ही आयोग बनाया गया था, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित एक दूसरे से भिन्न होने के कारण 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, एक बन गया 338 जिसमें अनुसूचित जाति की वर्णन की गई है, और एक हो गया 338A जिसमें अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। और अब बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि अनुसूचित जाति और जनजाति किस भाग में है, तो वो
भाग 16 में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी खोजी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को हाल ही में 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद सिटी को ये मान्यता मिली है। और अगर आपसे पूछे कि ये मान्यता दिया किसके द्वारा जाता है, तो याद रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये अर्बन डे फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये मान्यता दिया जाता है। यह मान्यता शहरी वनों के संरक्षण के लिए शहर की प्रतिबद्धता को देखते हुए दी गई है। और याद रखिएगा कि हैदराबाद ये मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। ये हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 इंटरनेशनल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान पहली ऐसी टीम बनी है जो 100 इंटरनेशनल T20 मैच जीता है इसने। बात करें भारत की, तो भारत ने सिर्फ 85 मैच जीते हैं अभी तक। और T20 विश्व कप की बात करें तो पहला T20 विश्व कप भारत में हुआ था 2007 में। और आपको पता होगा ये किसने जीता था, ये भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। और अभी आने वाला जो 7वां T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा, वो भी भारत में ही होने वाला है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और तब तक आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।